नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने तिथि की भी निर्धारित कर दी गई है और आचार संहिता भी लग चुका है। 1 तारीख है आज और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन बिहार का जो पार्टियों के सीट शेयरिंग और सीट डिक्लेयर का जो पेच है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अगर हम बात करें एनडीए की तो उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा पड़ा है। महागठबंधन का भी वही हाल है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार की जो राजनीति है एक दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम बात अभी आए हुए हैं पटना में, और पटना में हम चूँकि लगातार इलेक्शन कैंपेन को भी दिखा रहे हैं, लोगों के विचार को दिखा रहे हैं कि किस पार्टियों के प्रति लोगों का रुझान कैसा है, और इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। तो आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद प्रसाद दांगी जी हैं, जो लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और चूँकि इससे पहले रालोसपा में संगठन प्रभारी भी रहे हैं और प्रधान महासचिव भी रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी की गठन की और बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी पूरे जोरों से कर रहे हैं। तो हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज सत्यानंद दांगी जी से समझेंगे कि किस तरह से पूरे चुनाव में क्या इनका रोल होगा, किस तरह से पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करेगी और बिहार की जनता कितनी विश्वास करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा में आते हैं और बनते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है, चूँकि बिहार की जो राजनीति अभी जिस मोड़ पे खड़ा हो गई है, इस सिचुएशन में पार्टी जो आपकी है, इस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? हमने 41 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। भारतीय लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव में 2020 का विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रखा है। लेकिन अभी गठबंधन का दौर है। हमारा भी प्रयास है कि गठबंधन में मतलब चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी पार्टियां देख रहे हैं कि गठबंधन करना चाहती है और हमारा भी गठबंधन का वार्ता हो चुकी है। तो गठबंधन में हम लड़ेंगे तो कम से कम 3 सीट और अकेले लड़ेंगे तो 41 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन के लिए यूडीएसए से बात हुई है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया गया है। हम लोग सब मिलके बनाए हैं और उसके माध्यम से हम अगर चुनाव में गए तो 30 कम से कम 30 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह हमारी तैयारी है। और अगर गठबंधन में नहीं गए, अकेले लड़ेंगे तो 41 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो सीट आपने कहा कि गठबंधन में जाकर के हम 30 सीट पर लड़ेंगे और 41 सीट हम अगर अकेले लड़े तो ये 41 सीट पर कैंडिडेट्स जो होंगे, चूँकि चुनाव की सब पूरी तैयारी हो चुकी है, अभी आपके सीट भी डिक्लेयर करने होंगे, चूँकि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा सब सीट पर उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया फर्स्ट फेज का हो चुका है हमारा, और बाकी दूसरे फेज तीसरे फेज का भी उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। जैसे ही 1-2 दिन में, कल या परसों में घोषणा हो जाती है, उसके बाद हमारे फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों का नामांकन भी शुरू हो जाएगा। क्या तैयारी है बूथ स्तर पर, चूँकि जिस तरह की अभी राजनीति है बिहार में, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनकी रणनीति क्या है और किस तरह से आप अपने सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो लगातार समस्या है बिहार में, और 15 साल बनाम 15 साल के नारा जो दो लोग दे रहे हैं, 15 साल पहले लालू जी का राज था, उसको भी, उससे भी लोग निराश हुए। 15 साल बनाम फिर 15 साल नीतीश कुमार का राज आया और सत्ता में काबिज रहे। जो अब सत्ता इनको देने में भागीदार बने, उन्हीं को निराश करने का काम, उपेक्षित करने का काम किया है इन्होंने। बेरोजगारी की समस्या जस के तस बिहार में बरकरार है, किसानों की समस्या जस के तस बरकरार है। हमारा जो शुरू से ही किसानों की समस्या पर हम काम करते रहे हैं बिहार में, रालोसपा में संगठन प्रभारी और प्रधान महासचिव के माध्यम से तो बिहार में हम काम कर रहे थे। बेरोजगारी पर काम किए हैं, शिक्षा सुधार पर काम किए हैं। लगातार हम समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी हमारी
नहीं जरूर है, लेकिन हम समाज के बीच बरसों बरस से काम कर रहे हैं, आज 12 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी का एजेंडा है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु पर हम उद्योग स्थापित करेंगे, और उद्योग जैसे ही किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु पर उद्योग स्थापित होगा तो किसान भी खुशहाल होंगे और वहीं पर बेरोजगारी भी दूर होगा। आज 40-50 लाख युवा लोग बेरोजगार बाहर दूसरे प्रदेश में जो भटक रहे हैं, और सरकार कोरोना काल में जो वादा की थी कि से हम यहीं लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार फिसिडी साबित हुई, सरकार उनको रोजगार देने में विफल हुआ। चूँकि उसका कारण है कि सरकार सिर्फ कह रही है, उसके लिए इंतजाम नहीं किया। और इंतजाम करने का मतलब है कि यहाँ बिहार में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, किसानों के द्वारा उत्पादित जो वस्तु है उस पर उद्योग स्थापित होगा, निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल होंगे और बिहार के युवा को रोजगार भी मिलेगा। तो ये मेरा पार्टी का एजेंडा है। इसी तरह से शिक्षा सुधार में भी एजेंडा है, कई एजेंडा है हमारा जो लगातार उस पर। अभी तक देश आज़ादी के 74 वर्ष हो गए, लेकिन समतामूलक समाज का स्थापना नहीं हुआ, संपूर्ण सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिल पाया है, जो भारत के संविधान के उद्देशिका में जो वर्णित जिन बातों का है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, शैक्षणिक न्याय हो, अभी ये संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। हमारा पार्टी का मूल एजेंडा है कि हम संपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ और संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए हम बिहार में काम करेंगे, समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। और हमारा फिर आगे है कि जातीय जनगणना प्रकाशित हो, जातीय जनगणना के आधार पर सभी जाति के संख्या अनुपात में आरक्षण रोस्टर नियमित रूप से लागू हो। यह नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में आते हैं तो कहते हैं कि हमको बीजेपी प्रधानमंत्री मान लिया, आप लोग के लिए गर्व के बात है, खुशी की बात है। और जब वोट दे के उनको जब भेजा जाता है तो रातों रात स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को यह नहीं पता चलता है कि देश के आबादी का 52% अति पिछड़ा है, जो कि अभी तक अति पिछड़ा आयोग का भी गठन नहीं होता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में जिस तरह से अति पिछड़ा के 18% आरक्षण है, उसी लड़का को अगर भारत सरकार की नौकरी में अप्लाई करे तो उसको वहाँ अति पिछड़ा का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो तमाम इस तरह का जो समाज में समस्या है, देश आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी संविधान में मतलब बात आरक्षण की कही गई है, वह धरातल पर नहीं अभी तक उतर पाया है। तो हमारा पार्टी का एजेंडा है, ये सब जितने भी चीज़ है इस सब पर पार्टी संघर्ष कर रही है, काम कर रही है। यही मेरा मुख्य रूप से एजेंडा है। और हमारा मानना है कि जब तक बिहार के किसान खुशहाल नहीं होंगे, जिस दिन भी बिहार में खुशहाली आना होगा उस दिन किसानों के घर से खुशहाली आएगी, किसान खुशहाल होंगे तबे बेरोजगारी दूर होगी। और शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, पढ़ेगा बिहार तो भी बढ़ेगा बिहार। आज लोग जो बोल रहे हैं कि बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, शाइनिंग बिहार, यह बोलना बेईमानी है, यह धोखा दे रहे हैं। जो लोग इनको मत दे के अपना स्थापित किए, आज वही निराश और उदास हो रहे हैं, बाढ़ में डूब रहे हैं। आज तक नीतीश कुमार जी जो जल प्रबंधन का समस्या है बिहार में वो नहीं कर पाए, और स्वास्थ्य का भी स्थिति खराब है। ये कोरोना काल सबका पोल खोल के रख दिया है, कोरोना से कितना लोग परेशान हुए हैं। और जो प्रवासी मजदूर बाहर थे वो उनको आने में, और आने के बाद किसी तरह से आए तो यहाँ रोजगार नहीं दिया गया, फिर से बिहार के नौजवान मजबूर हैं दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी खोजने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ये चूँकि आपने जितनी भी बातें कही तमाम मूलभूत चीज़ें हैं, इस चर्चा को तो हम लोग लगातार करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि रालोसपा से अलग होने का कारण क्या रहा? चूँकि आप लगातार संगठन में थे, संगठन को आपने काफ़ी समय दिया और इसके बाद वहाँ से निकल के फिर अपनी पार्टी अनाउंस करना, ये क्या मामला था पूरा? देखिए, रालोसपा जब बनने का बात हुआ था उसके पहले हमारी मीटिंग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अब अपना घर बनाना है
और अपने लिए संघर्ष करना है। समाज के लगातार उपेक्षा हो रहा है राजनीति में। सो अपना घर बनाना है और जो रालोसपा का निर्माण हुआ था, उस जिन सिद्धांतों के लिए, जिस चीज़ के लिए रालोसपा का निर्माण हुआ था, उन मूल सिद्धांतों से उपेंद्र कुशवाहा भटक गए। दूसरी चीज, कौन से सिद्धांत थे जिससे वो भटक गए? मूल सिद्धांत से भटक गए। जैसे पार्टी में लोकतंत्र नहीं था, न्यायपालिका पर वो उंगली उठा रहे थे कि लोकतंत्र, न्यायपालिका में लोकतंत्र नहीं है, उंगली उठा रहे थे। हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम कर रहे थे। कई कार्यक्रम न्यायपालिका के मतलब ई पर सवाल पर हुआ, लेकिन उनके पार्टी में खुद ही न्याय नहीं कर पा रहे थे। और मूल सिद्धांत, जैसे यह पार्टी जो बनी थी, सामाजिक न्याय की पार्टी बनी थी, सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करना था और सामाजिक न्याय के धारा को से अलग होकर चलना शुरू कर दिए थे। यही दिशा भटकना हुआ, मूल सिद्धांत से भटकना हुआ, जिसके चलते हम लोग पार्टी को छोड़ना पड़ा। और हम लोग 150 कार्यकर्ता एक दिन पार्टी छोड़ करके अलग बैठक करके और संगठन बना के बिहार का दौरा कर करके और फिर 14 फरवरी 2020 को भारत के चुनाव आयोग में अप्लाई किए राजनीतिक पार्टी गठन के लिए, और पार्टी बन करके खड़ी है। और फिर हम अपने सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय को मजबूत, धारा को मजबूत करने के लिए हम समाज के बीच खड़े हैं। क्या लगता है, चूँकि इस बार का चुनाव का जो रंग है वो काफ़ी चटक होने वाला है, लगातार एनडीए भी कहीं ना कहीं असमंजस में है, महागठबंधन भी असमंजस में है। ऐसे में आपको लगता है कि निर्दलीय हो या जो छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, उनको कहीं लाभ मिल जाएगा इन लोगों के कसमकस से? निश्चित रूप से जितनी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबका महत्वाकांक्षा प्रमाण चढ़ा हुआ है। और उसी के चलते अभी तक न एनडीए में सीट शेयरिंग हुआ है, न महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है। छोटी छोटी जितना पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय लोग हैं, इस बार निश्चित रूप से इनका वर्चस्व रहेगा। आने वाले दिन में देखिएगा, जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, यह बाजी मारेगा। जो विधायक हैं, जो बड़े दल का विधायक हैं, उनका भी आज के तारीख में नामांकन आज से शुरू हो गया है, लेकिन उनका भी टिकट कन्फर्म नहीं है। आज निर्दलीय महीनों 2 महीनों से घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो इस बार निर्दलीय या छोटा दल बड़े दलों पर भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद। कितना लगता है कि इस बार आप चूँकि 40 सीट की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप अकेले चुनाव लड़ के आते हैं तो इस पर कितने सीट पर आपकी दावेदारी मजबूत है, और क्या लगता है कि आप कितने सीटों पर अपनी मजबूती दिखा रहे हैं? देखिए, अधिकांश जो सीट हम टारगेट किए हैं, उस सब जगह साल भर से हम काम कर रहे थे। सभी जगह मेरा संगठन मजबूत है और अधिकांश सीट हम जीतेंगे। हम 20 से ऊपर सीट जीत करके आएंगे निश्चित रूप से। अगर आप 20 सीट जीत के आते हैं तो क्या लगता है कि आगे सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ जाएंगे, या फिर अपने आप को साइड ही रखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करेगा, जो किसानों का बात करेगा, नौजवानों का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा, उसके साथ समान विचारधारा वाला को हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, उसके साथ रहेंगे। पप्पू यादव बिहार में लगातार, पटना में उनका एक चेहरा बना हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि बाढ़ में हो, कोरोना में हो, रोड पर उतर जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। उनके लिए क्या है, चूँकि उनकी भी पार्टी अभी नई है, लगातार परिश्रम कर रही है, और वो गठबंधन बना करके तीसरा मोर्चा पर लड़ने की बात करते। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा मायावती के साथ गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो अभी बिहार आए हैं, उन्होंने भी सब लोग पार्टी, अरुण कुमार जी जो हैं, उनके साथ मिल करके उन्होंने भी गठबंधन बनाया है। तो ये तीसरा मोर्चा कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, तीसरा मोर्चा सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक लाइन का है, जो भी जीत के आवेंगे, समान विचारधारा वाले, जो किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, काम करेंगे, बेरोजगारी के लिए रोजगार देने के लिए युवाओं का जो बात करेंगे, शिक्षा में जो सुधार का बात करेंगे, जल प्रबंधन का जो बात करेंगे, और सबसे बड़ा बात है कि ये जो जातीय जनगणना पर आरक्षण
प्रतिशत के अनुपात में जो लाने की बात करेगी सरकार, उनको हम उनके साथ देंगे, उनको हम समर्थन करेंगे सरकार पर। किसान की बात आप लगातार करते आ रहे हैं, चूँकि रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा भी किसानों की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, आप भी उसी विचारधारा से आते हैं। अभी जो किसान बिल जो बना है, इसके के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या ये किसानों के हित के लिए है या फिर उनके नुकसान के लिए? देखिए, इसमें एक जो किसान का बिल जो है, वो बिल पूरा क्लियर कंसेप्ट जो है उसका, उस समाज के अंदर नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन जैसा स्थिति बना हुआ है, उसको सरकार पहले क्लियर करे। और सरकार में यह बात है कि आधा बात बोल रही है, आधा छुपा के रख रही है, तो वैसे में लोगों को कन्फ्यूजन है। क्या होना चाहिए किसान बिल में? क्या सुधार और किस तरह की बिल होना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो? किसान का बिल जो होना चाहिए, जो बिल आप पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं किसान के हित में के लिए उस बिल को कम से कम किसान के बीच एक बार पहले दिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि किसानों को कन्फ्यूजन नहीं हो। इसमें क्या दिक्कत है? उसका कॉपी लोगों को, किसान के लोगों को बीच जाना चाहिए, तब पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए। हमारा मतलब कि ये होना चाहिए कि पहले एक बिल खाका तैयार किया जाए, उसको वेबसाइट पे अपलोड करे, किसानों से सुझाव ले, अगर उनके हिसाब से ठीक लगता है तब पार्लियामेंट ले जाना। निश्चित रूप से किसान की समस्या समस्या को हम समाधान करना चाहते हैं, तो किसानों से राय सलाह करना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के लोग वहीं बैठ कर के खाका खींच देते हैं, जिससे किसान को परेशानी होती है। धरातल पर वह बात नहीं हो पाता है, जिसके चलते आज विरोध हो रहा है। धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, चूँकि लगातार अभी मायावती के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया, तो उनके पार्टी से भूदेव चौधरी जो भी एक सिपाही माने जाते थे, वो भी पार्टी छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए। उसके साथ माधव आनंद भी हैं, ये भी 2 दिन पहले पार्टी छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हमने पहले ही कहा, हम भी रालोसपा में स्थापना काल से पहले से हैं उनके साथ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। पार्टी जिन मूल सिद्धांतों पर बनी थी, उस मूल सिद्धांत से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भटक गए, इसलिए हमको भी छोड़ना पड़ा। वो लोग भी छोड़ रहे हैं। लोग छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि पार्टी सीधे गर्त में जा रही है। पार्टी के मूल जो सिद्धांत था उससे उपेंद्र कुशवाहा भटक चुके हैं। पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, पार्टी गर्त में जा रही है, इसलिए अपना भविष्य लोग बचाने के लिए पार्टी को छोड़ के इधर से उधर हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी इस पूरे चर्चा में बने रहने के लिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जनता से क्या अपील करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? जनता से हम अपील करेंगे कि ये 2020 का विधानसभा चुनाव में आप उसी को